हाँ जी। तो अपने साहित्य पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको प्राचीन और मध्यकाल की किताबें बताई थी। मैंने बताया था कि कुछ किताबें तो हम राजा महाराजाओं के साथ पढ़ चुके थे, बाकी जो जो मुख्य किताबें लगी थी, जो मुझे याद आई थी, वो मैंने आपको बता दी थी। आप देख लेना, कोई इक्का दुक्का छूट भी गई हो उनके अंदर तो आप अपनी तरफ से जोड़ लेना, या आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये रह गई, मैं पीडीएफ के अंदर जुड़वा दूंगा उसको, ताकि आपके बाद में पढ़ते टाइम याद रहे। आज अपने आधुनिक राजस्थानी साहित्य वो पढ़ेंगे। वास्तव में आधुनिक राजस्थानी साहित्य में एक बड़े जोरदार कवि हुए उमरदान जी। कभी राम से नहीं साधु हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब साधुओं का पखंड देखा तो बंदे का जीव भर गया उस बात से, और इनको लगा यार क्या पड़ा है इन सब के अंदर। और बाद में सब साधुओं की लंका लगा दी थी इन्होंने। पखंडी साधुओं को बेनकाब करने का जो काम उमरदान जी ने किया है, वैसा कोई नहीं कर पाया होगा। वैसे मैं इनकी बुक्स के नाम बताऊं यदि आपको उमरदान जी की, तो उमरदान जी ने बुक्स लिखी। उमरदान जी की बुक्स का नाम है, बड़े जोरदार से नाम, दारू रात दोष, अमलरा ओगण, और भजनरी महिमा। तीन किताबों के नाम याद रखने। कौन कौन सी तीन बुक्स है? तो तीन बुक्स है, दारूरा दोष, अमलरा ओगण और भजनरी महिमा। साधु आदमी थे तो कहेंगे भाई कि दारू में दोष ही दोष है। अमल, अमल मतलब अफीम, अफीम में अवगुण है, अवगुण को अपनी भाषा में लिख दिया ओगण। तो लोगों ने कहा साहब तो भली बात क्या है, दारू में कमियां बता रहे हो, अमल में कमियां बता रहे हो, फिर अच्छी चीज क्या है? अरे भाई रे, भजन लो, भजन किए जाए अपने। फिर याद रखने वाली इनके बारे में बात यह है कि इन्होंने ये तो पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया था। पाखंडी साधुओं को बेनकाब करने का कार्य यदि किसी ने किया था तो वो भाई उमरदान जी थे। और दूसरा एक बड़ा जोरदार फैक्ट मैं बताता हूं, किसी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा। इन्होंने छप्पनिया काल का वर्णन किया है। ये याद रखना भाई कि कौन सा कवि अपनी रचनाओं में छप्पनिया काल का वर्णन करता है, तो वो जो कवि है वो उमरदान जी है। छप्पनिया काल का वर्णन किया इन्होंने। ये देख लो भाई, उमरदान जी की पुस्तकें कौन सी? तो दारूरा दोष, अमलरा ओगण और भजनरी महिमा। विशेषता क्या है? तो एक तो पाखंडी साधुओं को बेनकाब करने का काम किया है। मैंने कभी पहले बताया होगा एक बार की, दादू पंथ वाले जब जयपुर में नौकरियां करने लग गए थे, तब उमरदान जी ने उनके बारे में कहा था कि भाई आदमी साधु कब बनता है? जब मोह माया से उसका दिमाग हट जाता है तब वो साधु बनता है। जयपुर में यह हुआ कि लोग दादू पंथ के साधु बन के जयपुर में नौकरियां करने लग गए। क्या साधुओं को जयपुर वाले नौकरी ज्यादा देते हैं, इसलिए साधु होने का ढोंग कर लो। तो उमरदान जी कहते हैं, जेतन चाहिए धन और माया, कि यदि किसी को धन और माया चाहिए, जेतन चाहिए धन और माया, दादू पंथी हो जा बाया। तो दादू पंथी बन जा, जयपुर वाले तेरे को फटाफट नौकरी दे देंगे, नौकरी देंगे तो धन और माया दोनों आ जाएगी। अब ये आदमी तो पखंडी साधुओं को बेनकाब भी करेगा। और छप्पनिया काल का वर्णन कौन से व्यक्ति ने किया? तो उमरदान कविया, जो एक कवि हुए, उन्होंने छप्पनिया काल का वर्णन किया है। बहुत बेहतरीन राइटर श्रीलाल नथमल जोशी। शानदार शानदार सी रचना है श्रीलाल नथमल जोशी की। मैं एक रचना का नाम बताऊं यदि आपको, तो बुक है अभय पटकी। अभय पटकी नाम की एक बुक लिखी थी, वो शानदार सी बुक है। विधवा विवाह की समस्या के बारे में बताया गया है, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। तो कोई पूछे अभय पटकी के अंदर क्या है, तो विधवा विवाह की समस्या के बारे में, भाई क्या समस्या है इसके अंदर, और महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है, इंपेसाइज किया गया। एक और बहुत अच्छी बुक है इनकी, दोहरा रो धोरी।
मैं जिस बंदे का नाम बताऊंगा कि उस पर आधारित है, आपको लगेगा वाकई उस पर तो किताब लिखी जानी चाहिए थी। उस बंदे का नाम है एलपी टेसीटोरी। जिस बंदे पर ये बुक लिखी गई वो एलपी टेसीटोरी पर आधारित बुक है, और बताया गया कि किस प्रकार एलपी टेसीटोरी को राजस्थान की भाषा से, राजस्थान की संस्कृति से प्यार हो गया था। मैंने खूब सारी बातें बताई थी आपको एलपी टेसीटोरी की। इटली के उदिने शहर का रहने वाला एक बंदा जो 1914 से 1919 तक बीकानेर के अंदर अपना एक लंबा समय काटता है, उस एलपी टेसीटोरी पर इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक का नाम है धोरारो डोरी। कुछ और किताबें हैं जिनके नाम आप याद रखिए। ये दो किताबें थोड़ी सी यूं ज्यादा पूछी जाने लायक है, इनमें से कोई सवाल उठा के पूछ सकता है, इनमें थोड़ी बातें भी अपने को पता है क्या है इनमें क्या नहीं है। थोड़ी किताबें और जिनके नाम आप याद रखें तो एक बुक है, बहुत अच्छा सा नाम है, एक बींदनी दो बींद। नाम भी याद हो जाएगा आपको, एक बींदनी दो बींद। एक बुक है परिणोड़ी कुंवारी, शादी के बाद भी कुंवारी। एक बुक का नाम है सबड़का। मुझे लगता है ज्यादातर लोग समझ गए होंगे सबड़का क्या होता है, और यदि कोई नहीं भी समझा तो उसे समझाया नहीं जा सकता। मुझे कई बार लगता है कि यार सबड़का केवल फील किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है। तो यदि किसी को समझ नहीं आए तो अपने पास पड़ोस में पूछे कि सबड़का क्या होता है। ये भी श्रीलाल रतमल जोशी की एक बुक है। एक बुक है मेहंदी कनीर और गुलाब। मेहंदी का पौधा होता है, कनीर का पौधा होता है और गुलाब का पौधा होता है। तो मेहंदी कनीर और गुलाब। पुस्तकों के नाम वापस देखें आप। आभे पट की विधवा विवाह की समस्या के बारे में एक बुक लिखी गई है जो महिला सशक्तिकरण पर बल देती है। धोरारो धोरी एलपी टेसीटोरी पर लिखी गई उनकी एक पुस्तक है जिसमें एलपी टेसीटोरी का राजस्थानी भाषा और संस्कृति के प्रति प्यार बतलाया गया है। एक बींदनी दो बींद, परिणोड़ी कुंवारी, सबड़का और मेहंदी कनीर और गुलाब, ये उनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो हम श्रीलाल रतमल जोशी की बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक राइटर शंकरदान सामोर। जब मैं अभी शायद परसों की बात, लास्ट क्लास में किसी में एक में मैंने कहा था कि कुछ कवि अपने ऐसे वे हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना जगाने का काम किया है। उन कवियों में हम बांकीदास जी का नाम लेते हैं, उन कवियों में हम सूर्यमल मिश्रण का नाम लेते हैं, उन कवियों में हम शंकरदान सामोर का नाम लेते हैं, हम हिंगलाजदान जी कविया का नाम लेते हैं, हम पूर्ण सिंह का नाम लेते हैं, हम हुलासी का नाम लेते हैं। तो कई अलग अलग लोग हुए, शंकरदान जी उन्हीं में से एक रहे। आप किताबों के नाम देखोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ यार राष्ट्रवादी चेतना जगाने वाला बंदा है। अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण, दो किताबों से आपको लग ही रहा है कि बंदे ने राष्ट्रवादी चेतना जगाई। दो किताबें और याद रखना, एक तो भागीरथी महिमा और एक शक्ति सुजस। याद ये बात रखना, प्रीलिम्स में कोई पूछ सकता है कि इनमें से कौन राष्ट्रवादी चेतना जगाने वाला कवि है, तो वो भाई आपके शंकरदान जी। अपनी रचनाओं के माध्यम से नेशनलिज्म की भावना जगाई इन्होंने, राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया है। तो किसने किया राष्ट्रवादी चेतना का संचार? तो शंकरदान सामोर ने किया है। क्या नाम है पुस्तकों के? अंग्रेजारी नीत, देश दर्पण। दो तो याद रख लेना ताकि राष्ट्रवादी चेतना वाली बात को प्रूफ कर सको आप। दो और याद रख लेना, भागीरथी महिमा गंगा नदी पर अपने आप में, और शक्ति सुजस। चारण कवि है, शक्ति की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो शक्ति सुजस लिख दी गई थी इनके द्वारा। हिंगलाजदान कविया, मैं वापस इसी बात को दोहराना चाहूंगा कि इन्होंने भी राष्ट्रवादी चेतना को जगाने का कार्य किया था। ये भी भाई राष्ट्रवादी चेतना के संवाहक है, उसे फैलाने वाले हैं। पुस्तकों के नाम आप देखेंगे तो बड़े जोरदार नाम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इन वाले नाम। एक बुक का नाम है आखेट अपजस। आखेट मतलब होता है शिकार, अपजस मतलब बदनामी। तो शिकार की क्या बदनामी है? तो आखेट अपजस नाम की एक बुक है। दो किताबें शक्ति पर लिखी हुई। एक किताब का नाम है मेहाई महिमा
माता जी पर लिखी गई किताब। एक किताब का नाम है दुर्गा बहत्री, दुर्गा माता पे लिखी हुई है तो नाम पड़ गया दुर्गा बहत्री। पढ़ते हमने दातार बाउनी, किरतार बाउनी, कुकवि बत्तीसी, वैसे ये लिख दी दुर्गा बहत्री। तो सतसई, बहत्री, बाउनी, बत्तीसी ऐसी खूब सारी लिखा करते थे अपने। तो ये 3-4 नाम याद रखना पड़ेगा। बांकीदास जी, सूर्यमल मिश्रण, ये आपके इंगलासदान जी, शंकरदान सामोर, पूर्ण सिंह हुलासी। मैंने जब प्रजामंडल में पढ़ाए थे तब मैंने बताए थे कि कौन कौन से कवियों का इस प्रकार से राष्ट्रवादी चेतनाओं को जगाने में नाम था। तो उनके अंदर इनका नाम नहीं लिया था, कुछ नाम मैंने वहां लिखवा दिए थे, कुछ मैं यहां बता रहा हूं आपको। बहुत शानदार राइटर है यादवेंद्र शर्मा, नाम के आगे तखल्लुस जोड़ा करते थे अपने। चंद्र, चंद्र नाम से कविताएं लिखा करते थे, बीकानेर के रहने वाले थे हमारे। खूब किताबें लिखी, खूब किताबें लिखी। एक तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किताबों में राजस्थान का सामंती अतीत झलकता है। सामंती अतीत का वर्णन है, राजा महाराजाओं के टाइम के, उस टाइम की सी कहानियां मिलती है। बहुत अच्छी सी किताबें हैं कई। एक बुक है हूं गोरी किण पीवरी, बहुत अच्छी किताब, आपसे कोई पूछेगा इसके बारे में। हूं गोरी किण पीवरी। एक किताब है खम्मा अंदाता। 10-12 किताबें हैं। एक किताब है जनानी डोडी। डोडी का मतलब होता है दरवाजा। महिलाएं, जनानी मतलब महिलाएं, महिलाओं के रहने की जगह को जनानी डोडी बोलते थे। तासरो घर, समंद अर्थार, समंद मतलब समुद्र, अर मतलब और, थार मतलब मरुस्थल, हजार घोड़ों का सवार। ये बहुत अच्छी रचना है इनकी, हिंदी में है पर बहुत हिट हुई थी ये किताब। हजार घोड़ों का सवार। चांदा सेठानी, एक और मुख्यमंत्री। एक और मुख्यमंत्री। मिट्टी का कलंक। जोग संजोग। जितने नाम याद रहे उतने रख लेना। मुझे तो ये 10-12 याद हो रखे हैं, 2-4 और भी याद ही है। एक और याद आता है मुझे, मेहंदी के फूल। और इनमें क्या, मेरे तो इसलिए भी याद हो गए कि ज्यादातर किताबें तो पढ़ी हुई है, फिर अपने आप याद हो जाते हैं। ऐसे मैं कुछ बताना चाहूंगा, ये कहानी बहुत जोरदार है इसमें, हूं गोरी किण पीवरी। मेहंदी के फूल मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी। ये कहानी है एक, मुझे याद आता है ये 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर लगा करती थी। हो सकता है आप में से कई लोग ये कहते हैं कि सर आपके टाइम में लगती होगी, हमारे टाइम में नहीं लगती। आप जब ऐसा कहते हो तो मुझे पूरा पाषाण काल की सी फीलिंग आती है। मुझे लगता है यार मैं पता नहीं कौन से ईस्वी सन के अंदर पैदा हो गया था कि अपने टाइम में तो लगती थी, अब नहीं लगती। पहले मैं मेहंदी के फूल बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों की याद रहेगी। पानी की बोतल देना। मेहंदी के फूल जो है 11वीं-12वीं क्लास की में लगा करती थी कि बाड़मेर जैसलमेर का सीन है, सामंती जीवन का टाइम है। एक व्यक्ति अपनी नव विवाहिता का मुकलावा लेकर जा रहा है। तो यंग जोड़ा है आपस के अंदर, पीछे पीछे बैठा हुआ है सबसे। युवा जो है दुल्हे की वेशभूषा के अंदर है, मतलब दुल्हे जैसे कपड़े पहने हुए, तलवार है उसके हाथ में। उसकी नववधु जो है वो पास में घूंघट के अंदर बैठी हुई है, मेहंदी वाले हाथ लिए हुए। वे सकुचाई हुई सी, बोल भी नहीं रही है वो किसी से, अपने पति से भी नहीं बोल रही है। पहली बार पति के साथ अपने पीहर से ससुराल जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के धोरों के अंदर वो पुराने वाली बसें अपनी मध्यम रफ्तार के साथ चलती जा रही है। अचानक डाकू बस को घेरते हैं और बस को घेरकर बस में सबसे आगे एक सेठ और उसकी बेटी बैठे होते हैं। सेठ की बेटी ने बहुत ज्यादा सोना पहन रखा होता है, गहने पहन रखे होते हैं। मुझे अब भी याद आता है, शायद उस डाकू का नाम तेज सिंह था।
और वो तेज सिंह और उसके बाकी जो साथी थे वो उस लड़की को लूटने का प्रयास करते हैं, उसके गहने लूटने का प्रयास करते हैं। सेठ की बेटी चिल्लाती है, चीखती है, मदद के लिए पुकारती है, पर हथियारों के सामने बस में से कौन जाए जो उन डाकुओं का मुकाबला करे। पूरी बस को मानो सांप सा सूंघ गया था। सब देख रहे थे इस सीन को, कोई बोल नहीं रहा था। लड़की चित्कार रही थी, बाप छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। डाकू अपने हथियारों से बाप को भगा रहे थे दूर, लड़की को लूट रहे थे। अचानक बस की सबसे पिछली सीट पर वह जोड़ा जो अब तक आपस में भी नहीं बोल रहा था, वह लड़की जो सकुचाई हुई सी बैठी थी, जिसने अपने पति का मुंह अब तक ढंग से देखा भी नहीं था, अचानक अपने पति को कहती है कि तलवार खिलौना है क्या। पति अचानक चौंक कर देखता और उसे लगता है कि ये बोलती भी है। उसने क्यों, क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे सामने एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, गहने छीने जा रहे हैं, तुम हाथ में तलवार लेने के बावजूद चुपचाप बैठे हो। क्या तुम्हारे अंदर का जो कर्तव्य है वो तुम्हें कहता नहीं है कि नारी की रक्षा की जानी चाहिए? एक अबला जब पुकारे तो उसकी रक्षा की जानी चाहिए। पति ने लगभग गंभीरता से विश्वास पूर्वक अपनी उस नवविवाहिता पत्नी की तरफ देखते हुए कहा कि निश्चित रूप से तुम्हारी बात एकदम सही है, मुझे इनसे लड़ना चाहिए, पर तुम इन परिस्थितियों को भी देखो कि ये डाकू पांचा है, हथियार बंद है। यदि मैं इनसे लड़ा तो हो सकता है मैं लड़ता हुआ मारा जाऊं, तुम अपने ससुराल नहीं पहुंच पाओगी। उसने कहा कि चिंता नहीं है इस बात की, पति तो मर्द हो कम से कम, वरना नपुंसकों के साथ जीने में भी क्या जीना है। वो युवा अपनी तलवार लेकर उठता है, उन डाकुओं से लड़ता है, उस सेठ की बेटी की इज्जत बचाता है। वो लड़ता हुआ क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त होता है। डाकू भाग जाते हैं, मर रहा होता है वो। सेठ की बेटी उसे अपनी गोद के अंदर लेके और रो रही होती है कि मेरे भाई, तूने मेरी इज्जत बचाई है, बोल, कुछ तो बोल। लेकिन वो दम तोड़ देता है। वह नवविवाहिता पत्नी जो अभी तक अपने ससुराल नहीं पहुंच पाई थी, वह बेहद युवा लड़की जिसके मेहंदी के फूल अभी तक सूखे नहीं थे, अपने उस वीर पति के साथ वहां पर सती हो जाती है। कवि उन मेहंदी के फूलों की बात करता है जो सूखे नहीं थे, उससे पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दोनों स्वर्ग लोक सिधार गए थे। राजस्थान के उस सामंती अतीत का वर्णन करने वाली, राजस्थान की संस्कृति का बखान करने वाली, वाकई पुरुष और महिला दोनों की वीरता को समानांतर दिखाने वाली बेहतरीन कहानी है मेहंदी के फूल। मुझे जहां तक लगता है ये कहानी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ सर, हमारी पढ़ी भी है। यदि नहीं पढ़ रखी हो तो पढ़ी जानी चाहिए। मैं पहले वाली कहानी की ओर बात करना चाहूंगा। वैसे तो खूब सारी है तो नहीं सुनाई जाए आपको, एक और मैं बताऊं, हूं गोरी किरण प्योरी। एक किसी गांव में, गांव ने कहानी यहां से शुरू होती है कि हरिद्वार में गंगा के घाट पर एक पत्रकार वहां रहने वाले साधुओं का जीवन देखने के लिए जाता है। वो देखना चाहता है कि साधु कैसे रहते हैं, इनकी दिनचर्या क्या है, इनकी जीवनचर्या क्या है। और वह पत्रकार नोटिस करता है कि एक साधु डेली सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में नंगा होकर गंगा की तेज अविचल धारा में सामने की तरफ खड़ा होकर स्नान करता है। पत्रकार को बड़ा आश्चर्य होता है कि धारा के समानांतर नहीं बल्कि धारा के विपरीत मां भागीरथी के इस अंचल में ये बंदा डेली सुबह 4 बजे आकर खड़ा हो जाता है, क्या ऐसे ठंड नहीं लगती? पत्रकार पूछता है कि बाबा जी क्या रहस्य है, थोड़ा लेट भी नहा सकते हो, सूरज उगने के बाद नहा सकते हो, मरना जरूरी थोड़ी है, इसमें डर नहीं लगता आपको? बाबा जी बड़े निश्चय के साथ उसके आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहते हैं कि युवक, अब मोह माया और डर से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। मेरी जिंदगी में अब इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। युवक को उन बाबा जी की बातों में बड़ा मजा आता है। पत्रकार को लगता है इस बंदे के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, मैं शायद जीवन के रहस्यों को थोड़ा और सुलझा पाऊंगा, इन बाबाओं की जिंदगी के बारे में जान पाऊंगा,
वो अब अक्सर उनके साथ बातें करने के लिए बैठता है। एक दिन वो साधु, वो बाबा जी उस पत्रकार को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी यूं है कि किसी एक गांव के अंदर दो भाई रहा करते थे, जिनके माता पिता की बहुत अर्ली डेज में डेथ हो चुकी थी। दोनों भाई संघर्षों के साथ में पलते बढ़ते हैं। बड़ा भाई बेहद सहकुशल, व्यवहार कुशल, सदहृदय, अपने छोटे भाई के प्रति समर्पित छोटे भाई को पालता है। वह छोटे भाई से कहता है कि मैं कमाई करके लाऊंगा, मजदूरी करके लाऊंगा, पर तू पढ़ के सरकारी नौकरी लग, ताकि आने वाली पीढ़ियों का उद्धार किया जा सके, सुधार किया जा सके। छोटा भाई भी उतना ही मन लगा के पढ़ता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है और बड़े भाई की शादी होती है। पत्नी और अच्छी महिला, उतनी व्यवहार कुशल, सद्ग्रहिणी मिलती है। वह उसे भी पूरी बातें समझाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। समय का कुचक्र कुछ यूं घुमा कि गांव में अकाल पड़े लगातार 2-3 साल तक। खेतों में खाने के लिए कुछ बचा नहीं तो मजदूरी कहां की जाए। कर्जा चढ़ने लगा, कर्जदार डेली मांगने के लिए घर आने लगे। बड़े भाई ने एक दिन रात को सोते समय अपनी पत्नी को कहा कि मुझे नहीं लगता अब इस गांव के अंदर रहना संभव हो पाएगा, वरना कर्जदार डेली आके पैसे मांग मांग कर शर्म से डुबो कर रख देंगे। क्यों ना मैं बाहर कहीं कमाने के लिए जाऊं, मैं देशावर जाऊं, दूसरी जगह पर कहीं कमाऊं जाके, ताकि कर्जा उतारा जा सके। मैं अब निकल रहा हूं, पर तुम याद रखना मेरी इस बात को कि भाई की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, भाई पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, इसकी पढ़ाई में कोई आंच मत आने देना तुम। और पैसे मांगने वाले आए तो उनको कहना कि आदमी चला गया, तो तुम्हें तो वो तंग करेंगे। वह रात को अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। भगवान बुद्ध बिना बताए गए थे और बड़ा भाई बताकर जाता है। दूसरे दिन जब मांगने वाले आए तो पत्नी ने कहा भाई आदमी तो घर से बाहर चला गया। तब तक गांव में लोगों की आंखों में इतना पानी जमा नहीं था। लोग इन बातों को समझते थे और उन्होंने कहा महिला से पैसे मांगने से तो क्या ही मतलब है, जब वो आएगा तब उसे लेंगे। शुरुआत के 2-3 महीनों में बड़े भाई ने पैसे भेजे। उसके बाद उसके न केवल पैसे आने बंद हुए, बल्कि बड़े भाई की सूचनाएं मिलनी भी बंद हो गई। कहां है, कहां गया, कोई जानकारी नहीं। भाभी ने अपने देवर को पढ़ाने के लिए जो संचित पूंजी थी वो लगानी शुरू की। इतना यदि अधिक धन होता तो बड़े भाई को घर ही क्यों छोड़ना पड़ता। संचित पूंजी खत्म हो गई तो उसने अपने गहने बेचे, जो बर्तन भांडे थे वो बेचने शुरू किए। फिर लगा कि पार नहीं पड़ेगी, आदमी आ नहीं रहा है, इसकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, मैंने मेरे पति को वचन दिए हैं। तो खुद मजदूरी करने लगती है। हालांकि देवर कहता है कि भाभी मुझे मजदूरी कर लेने दो, पर वो कसम दिलाती है कि नहीं, तुम्हारे बड़े भैया कह के गए थे तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। पढ़ाती है, पढ़ा के नौकरी लगा देती है उसे। काफी साल बीत जाते हैं बड़े भाई की, अब तक कोई सूचना नहीं थी। गांव की पंचायत बैठी और गांव की पंचायत ने कहा कि यह मान लिया जाए कि बड़ा भाई अब मर चुका है, इसलिए उसकी कोई सूचना नहीं। और चूंकि इस महिला के पति की डेथ हो चुकी है, अतः इस महिला पर अब इसके पीहर का पूरा अधिकार है। ये अपने पिता के साथ जा सकती है या इसके पिता जो निर्णय लेना चाहेंगे वो ले सकते। उस महिला को उसके पिता वापस गांव लेकर चले जाते हैं। पिता शराबी आदमी था, वो महिला सुंदर थी। पिता अपनी उस लड़की को बेचकर अपने शराब के पैसों का जुगाड़ करना चाहता है। वो एक बड़े सेठ साहूकार जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, जिसकी नजरें उस व्यक्ति की बेटी पर कई दिनों से थी, उसे समझौता करता और कहता तू मुझे इतने पैसे दे दे तो मैं मेरी बेटी तुझे बेच दूंगा। वो लड़की जब एक रात को अपने पिता और सेठ के बीच की बातचीत सुनती है तो वहां से भाग निकलती है। वो महिला भागकर वापस अपने ससुराल वाले घर में आती है, अपने देवर के पास आती है। देवर को पूरी बात सुनाती है कि मैं विपदा की स्थिति के अंदर हूं, मेरे पिता मुझे बेचना चाह रहे हैं, तुम कुछ करो। देवर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, आप पर आपके पिता का अधिकार है, मेरा अधिकार है नहीं आप पर। वो महिला उसे याद दिलाती है कि समाज में नाता प्रथा भी होती है और नाता प्रथा के अंदर देवर भाभी के साथ शादी कर सकता है, क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो। देवर ने कहा कि आपकी बात यकीनन सत्य है भाभी, पर मैंने आपको मां की तरह देखा है, आपने भी मुझे मां की तरह पाला है, आपके साथ शादी की बात मैं सोच भी कैसे सकता हूं।
उस महिला ने कहा कि किसी सेठ के पास पैसों में बेचे जाने के बाद और उसकी बांदी और दासी बनकर उसके चरणों में पड़े रहने से तो अच्छा है कि तुम ये अपना राग आलापना बंद करो और मेरे से शादी कर लो, ताकि जिंदगी सुधर जाए मेरी। गांव की मीटिंग एक बार फिर हुई और गांव की बैठक में निर्णय लिया गया कि भाभी सही कह रही है और इसको देवर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। वो आपस में शादी कर लेते हैं। समाज के नियमों के अनुसार तो गलत भी नहीं था, नाता प्रथा होती थी और शादी की जाती थी ऐसी। समय के साथ उनके बच्चे होते हैं। एक दिन बड़ा भाई पुनः घर लौटता है और बड़ा भाई देखता है कि उसकी पत्नी ने और छोटे भाई ने आपस में शादी कर रखी है। बड़ा भाई जब घर लौटा तो भयंकर भयंकर धन और दौलत के साथ में घर लौटा। बहुत ज्यादा पैसे थे उसके पास में और वो अपनी पत्नी से बड़ा खफा होता और उसने कहा कि मैं तुझे कहकर गया था कि मैं आऊंगा वापस, तुम मेरे बड़े भाई की पढ़ाई का ध्यान रखना। तुम ऐसे बेवफाई कैसे कर सकती हो मेरे साथ, ये दगाबाजी, और तुमने शादी कर ली आपस में, तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी। पत्नी बाकी गांव वालों ने बात बताई कि जब तुम्हारे इतने दिन तक कोई समाचार नहीं आए तो हमें लगा कि तुम मर चुके हो, ये निर्णय हमारा है, तुम इस प्रकार से इस निर्णय के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। हमें क्या पता था तुम लौट कर वापस आ जाओगे। रात को बड़ा भाई घर के बाहर सो रहा होता है, पत्नी अंदर सो रही होती है। वो सोच रही होती है कि हूं गोरी किण पीवरी, मैं अब किसकी हूं, अब मेरा पति कौन हो। वह पति जिसके साथ में फेरे लेकर इस घर के अंदर आई थी, यह वह देवर जिसके साथ में नाते के तहत पत्नी बन गई थी। उधर बड़ा भाई रात को करवटें बदलता हुआ सोच रहा होता है कि ठहरे हुए पानी के अंदर कंकर मारने का कार्य तो मैंने किया है। ये लोग अब तक अपनी जिंदगी, अपना जीवन यापन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे, इनके जीवन में कोई कमी तो थी नहीं। फिर अचानक मैंने आकर इनकी जिंदगी में कोलाहल उत्पन्न जो कर दिया है, मैं पाप का भागीदार हूं। मन उचाटता है उसका जीवन से, वैराग्य उत्पन्न होता है उस क्षण में उसके। वो अपना सब कुछ धन संपत्ति माल दौलत चुपचाप वहां छोड़कर वापस चला जाता है। साधु बाबा हरिद्वार के पत्रकार को ये कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाकर उठकर चले जाते हैं। पत्रकार सोचता है कि ये साधु वो बड़ा भाई तो नहीं, क्योंकि साधु ने बहुत शुरू में कहा था कि मैं घर गृहस्थी मोह माया डर से बहुत आगे निकल चुका हूं। ऐसी एक कहानी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी जिसका नाम है हूं गोरी किण पीवरी। मुझे लगेगा कि आपको इसका जो टाइटल है वो समझ में आएगा कि ऐसा टाइटल क्यों दे दिया गया था। बाकी वाले तो अब मैं इतने लिमिटेड टाइम में क्या बताऊं, पर ये मेरी पढ़ी हुई है, मुझे अच्छे से याद है थोड़ी, ये वाली याद रखना आपने। तो हूं गोरी किण पीवरी कभी पूछ ले आपसे, खम्मा अंदाता जनानी डोढ़ी तासरो घर समंदर थार, 1000 घोड़ों का सवार चांदा सेठानी, एक और मुख्यमंत्री मिट्टी का कलंक जोग संजोग, मेहंदी की फूल मैंने आपको बताई। सामंत, आपसे कोई सिंपल प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किसने किया, तो सामंती अतीत का वर्णन करने वाले कौन है, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। एक और राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म कोई थी तो वो थी लाज राखो रानी सती। झुंझुनू वाले सती माता पे थी, लाज रखो रानी सती, उसकी कहानी इन्होंने लिखी थी। ये राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म थी लाज राखो रानी सती, और इसकी कहानी भी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी थी। याद रखना भाई यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किताबों के नाम, तो 2-4 नाम याद रख लेना आपने। 1000 घोड़ों का सवार याद रखना थोड़ा सा, ये अच्छी किताब है। जनानी डोडी याद रखना, ये अच्छी है। समंदर थार याद रख लेना थोड़ी। सेठिया जी तो मुझे लगता है बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हुए हैं, आपको याद ही होंगे, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का राज्य गीत सा बन गया है धरती धोरारी, है नहीं, पर हर कोई जानता है। और जब भी राजस्थान की बात की जाती है तो सबसे पहले जो गीत हमारे मन में मस्तिष्क में चकाचौंध उत्पन्न करता है वो धरती धोरारी है। कितने सुंदर शब्दों में वो कहते हैं कि तो सुरगा ने सिर मावा इन पर देव रमन में आवे। देवता यहाँ पे रमन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, स्वर्ग इसके सामने लज्जित होता है। तब मुझे एक दोहा जो मैं कभी पहले मैंने और सुनाया होगा आपको, मुझे फिर याद आता है कि इस हमारी धरती के लिए किसी कवि का एक बहुत अच्छा दोहा है, दीधा निज गुण देवता रिक्शिया दी आशीष, सिरजी जिण दिन मरुधरा सुनी नायोशीष। कि जब मरुधरा का सर्जन किया गया था तो देवताओं ने अपने सारे आशीर्वाद दिए, ऋषियों ने अपना पूरा देवताओं ने अपने सारे गुण दिए, ऋषियों ने अपना सारा आशीर्वाद दिया।
धरती ने अपना सिर झुकाया कि मेरा सबसे बेहतरीनतम टुकड़ा मरुधरा इस दिन रचा जा रहा है। कुछ वैसी बातें सेठिया जी अपनी किताब में अपनी कविता में करते हैं, जिस कविता का नाम है धरती थोरारी। एक और रचना इन्होंने बहुत अच्छी लिखी, पाथल और पिथल। मैंने कभी और जिक्र किया होगा पाथल और पिथल का, जिसके अंदर जो पाथल है वो महाराणा प्रताप को संबोधित किया गया है और पिथल बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ है। कवि कल्पना करता है, इतिहास नहीं है। मैंने कहा था कि विडंबना यही है कि हमने इतिहास में कविताओं को घुसा कर रख दिया है। कवि वह होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि कल्पना नहीं करेगा तो कविता रचेगा कैसे? और कवि की कल्पना यह है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और एक दिन अमर सिंह बैठा बैठा घास की रोटी खा रहा होता है, एक वन बिलाव आता है और उसके हाथ से घास की रोटी छीनकर भाग जाता है। धरती के महानतम योद्धा को उस क्षण के अंदर लगता है कि जब मैं मेरे राजकुमार को रोटी खिलाने में सक्षम नहीं हूं, मैं मेरे युवराज की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो इस मेवाड़ की धरती की, इस कुंभा सांगा के इस पवित्र साम्राज्य की रक्षा करना मेरे बुत्ते के बाहर की बात है। उन क्षणों में वो बादशाह अकबर को लेटर लिखता है और बादशाह अकबर को कहता है कि मैं तुम्हारी संधि करने के लिए तैयार हूं। नहाने के लिए जा रहा बादशाह अकबर जब ये खबर सुनता है तो बेहद उत्साहित होता है और बादशाह अकबर हाथों हाथ अपने दूत को कहता है, जो दूत लेटर लेकर आया था, कि जाओ पृथ्वीराज राठौड़ को बुला कर लाओ। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में जब कभी अकबर ये कहा करता था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी है, अपने नीचे ले लिया है, तब उसी दरबार में रहने वाला बीकानेर का वो युवराज पृथ्वीराज राठौड़ अपनी मूछों के बल लगाता हुआ कहता था कि नहीं बादशाह सलामत, मेवाड़ अधिपति शिंदवा सूरज महाराणा प्रताप अभी तक उस अधीनता से बाहर है। कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ का ससुराल था मेवाड़ में, उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि यार ससुराल वाले तो बाहर है। इससे कवि इस बात को बताया करता था, कवि का काम सच बोलना है, वो बादशाह को भी सच सुना दिया करता था। पर बादशाह ने जब ये लेटर देखा कि महाराणा प्रताप ने लेटर लिख दिया है, तो बादशाह ने दूत को कहा कि लाओ पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाकर पढ़ाया जाए उसको लेटर। पृथ्वीराज राठौड़ आया और उसको कहा गया कि पृथ्वीराज राठौड़, जिसके बल पर अब तक तुम अपनी मूछें मरोड़ने का कार्य किया करते थे, देखो उसी महाराणा प्रताप ने, तुम्हारे उसी शेर ने आज पिंजरे में आने के लिए हामी भर दी है। पृथ्वीराज राठौड़ लेटर को देखने के बाद शांत चित्त होकर बादशाह को पुनः कहता है कि मुझे नहीं लगता महाराणा प्रताप ऐसा लेटर लिख सकते हैं, हो ना हो इसमें किसी की चाल है, किसी ने गलत जाली पत्र तुम्हें भेज दिया है। बादशाह ने कहा कि पृथ्वीराज, यदि तुम्हें इतना संदेह उत्पन्न होता है तो क्यों ना तुम एक वापस लेटर लिखो, एक रिमाइंडर डालो महाराणा प्रताप को और पूछो क्या वाकई उसने ये पत्र लिखा और वो अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज राठौड़ शायद इसी मौके की ताक के अंदर बैठा था, वीरतापूर्ण ओजस्वी वाणी के अंदर महाराणा प्रताप को पुनः लेटर लिखता है, जिसमें वो महाराणा प्रताप की उस वीरता को, क्षत्रियत्व को जगाने का प्रयास करता है। जो वो कहता है महाराणा प्रताप को, आज हूं सुने हूं सूरजड़ो बादला की ओटा छुप गयो रे, आज हूं सुने हूं चकवो धरती रो पानी पीवे लो, आज हूं सुने हूं हाथीड़ो कुकरी जूनी जीवे लो, आज हूं सुने हूं सिंहड़ो नहरा भेड़ो रवे लो। उसने कहा कि मैंने सुना है आज कि शेर गिद्धड़ों के साथ रहने लग जाएगा, हाथी कुत्तों की तरह जीने लग जाएगा, चकवा जो कभी धरती का पानी नहीं पीता, हमेशा आसमान का पानी पीता, धरती का पानी पीने लग जाएगा। क्या महाराणा प्रताप वाकई अब वीरता पति विहीन हो चुकी है? क्या अब मुझे मेरी मूछों पर बंट देने के कोई अधिकार नहीं रहे हैं? क्या मुझे मान लेना चाहिए कि इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो बादशाह अकबर के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके? ऐसा कहा जाता है कि वो लेटर पढ़ने के बाद महाराणा प्रताप पुनः उत्साहित होते हैं और वापस पृथ्वीराज राठौड़ को जवाबी लेटर लिखते हैं कि चिंता मत करो पृथ्वीराज राठौड़, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा उसके मुंह से अकबर के लिए कभी बादशाह शब्द नहीं निकलेगा, तुर्की कहाया जाएगा मेरे द्वारा। तो ये विदेशी है, मैं इनको विदेशी ही कहूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है तुम्हारी मूछें नीची नहीं होने देगा। कुछ ऐसा प्लॉट बना के कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पिथल नाम की रचना लिखी है। हालांकि रचना है, इतिहास नहीं है, कविता है, हिस्ट्री नहीं है, पोइट्री है। दिक्कत यह हुई हमारे साथ कि हमने इसको इतिहास के अंदर घुसेड़ने का प्रयास किया, इसलिए बड़ा विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि जब हम पाते हैं कि अमर सिंह का
जन्म 1559 में हो गया था। अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में ही उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की थी। तब हम ये भी पाते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह 17 साल का लगभग रहा होगा, और 17 साल के किसी युवा के हाथ से तो वन बिलाव क्या रोटी छीनकर भाग जाए। फिर मैंने और कई घटनाएं आपको बताई है, पर उससे पहले कि हमें घटना पढ़ते हैं कि 1573 में जब मान सिंह महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए आया था, तो उससे बातचीत करने के लिए अमर सिंह गया था। एक राजकुमार जो संधि समझौते में भाग लेता है, उसके हाथ से वन बिलाव रोटी छीनकर भाग जाए, ये वैसे भी संभव नहीं है। पर मैं इसमें कवि को कतई दोष देता है नहीं। कवि इस बात के लिए लाख लाख ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राज कंवर रोयो, रणारो सुतो दुख जाग्यो के माध्यम से राणा प्रताप को जन जन में लोकप्रिय करने का प्रयास किया था। दोष उन इतिहासकारों का है जिन्होंने कवि को इतिहासकार बनाने का प्रयास किया है। सारा आरोप उन इतिहासकारों पर है जो खुद रिसर्च नहीं करते, सुनी सुनाई बातों के आधार पर बच्चों को इतिहास पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बाकी पाथल और पिथल सर्वश्रेष्ठ रचना है, पढ़ी जाने लायक रचना है, याद की जाने लायक रचना है, और बहुत अच्छी सी किताब कुमकुम। किताब का नाम मिंजर, एक बुक का नाम निर्ग्रंथ, एक बुक शायद मैं बता चुका हूं आपको, लीलटांस। खूब पुरस्कार मिले हैं, राजस्थान रत्न दिया गया था, मैंने बताया था बिज्जी को, इनको और चुंडाउत जी को एक साथ दिया गया था। आप थोड़ा सा ये होमवर्क करना, ये मैं जितने नाम बता रहा हूं इनको और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं आप थोड़ा सर्च करने का प्रयास करना, क्योंकि मुझे अब एग्जैक्टली याद आएंगे नहीं, याद भी है, थोड़े इधर उधर होने की आशंका, इसलिए मैं नहीं बता रहा कि मैं कहीं पद्मश्री बताऊं और इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ हो, मैं साहित्य अकादमी बताऊं और उसको पद्मश्री मिला हो। थोड़ा सा आप देख के लिखना ही। और बेहतरीन बेहतरीन राइटर विजयदान देथाया, जिनको हम बिज्जी के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जो कभी हिंदी के अंदर लिखा करता था, बहुत अच्छा लिखा करता था, और एक दिन उसे बैठे बैठे लगा कि हे विजयदान, तू राजस्थान का होकर हिंदी में कैसे लिख सकता है। और क्षण व्यक्ति ने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं हिंदी के अंदर कलम नहीं चलाऊंगा, जो भी लिखूंगा वो राजस्थानी के अंदर लिखूंगा। और राजस्थानी में जब उस आदमी ने लिखना शुरू किया तो राजस्थान ने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पर पूरा विश्व पढ़ गया। ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें बिज्जी की किताबों का ट्रांसलेशन ना किया गया हो। बॉलीवुड पता नहीं कितनी मूवी बिज्जी की कहानियों पर बनाकर चला गया। हम बात करते हैं कुछ किताबों की, बहुत शानदार शानदार बुक है बातारी फुलवारी। मुझे लगता है यदि आप पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक रखते हैं तो आपके पास बातारी फुलवारी जरूर होनी चाहिए। 14 खंड हैं इसके, 14 भाग हैं। एक दो तो लाना यार, सारी लाई जाए नहीं लाई जाए, एक दो तो आपके पास हो, आपको लगे कि हमने बिज्जी को पढ़ा है। कोई राजस्थान में पैदा हो और बिज्जी को ना पढ़े, मुझे लगता है उसे नहीं रहना चाहिए, राजस्थान छोड़ देना चाहिए। कम से कम बिज्जी तो पढ़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, एक दुविधा। यकीनन आप लोगों ने नहीं ही पढ़ी होगी, आप क्यों पढ़ोगे बिज्जी को। पर इस दुविधा पर बॉलीवुड ने 2 मूवी बनाई है। ये बहुत शानदार फिल्मकार है, बेहतरीन फिल्मकार है मणि कौल। मणि कौल कभी अपने जोधपुर के रहने वाले ही थे, जोधपुर में उनका जीवन बीता था, इसलिए जोधपुर के कवि पर वो मूवी नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे। दुविधा नाम से उन्होंने मूवी बनाई थी, बेहतरीन बेहतरीन मूवी है। सिनेमेटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, कैमरे की कला जिसको कहा जाता है, चित्रांकन फिल्मांकन जिसको हम बोलते हैं, वो यदि आपको देखना हो तो आप मणि कौल की दुविधा मूवी जरूर देखें, जो कि विजयदान देथा के उपन्यास पर बनी हुई है। हालांकि इसी विषय पर अमोल पालेकर ने बाद में एक और मूवी बनाई थी, मुझे लगता है वो आपने निश्चित तौर पर देखी होगी या किसी को याद भी होगी। शाहरुख खान रानी मुखर्जी की मूवी है पहेली, वो इसी दुविधा पर बनी हुई है। इसमें शाहरुख खान डबल रोल के अंदर होता है, एक जो सेकंड वाला रोल, एक में तो बाणिया होता है और दूसरे वाले रोल में भूत है। रानी मुखर्जी को उस भूत से प्यार हो जाता है। वो जो दुविधा है कि मैं भूत से प्यार कर रही हूं, वो जो पहेली है उसको अमोल पालेकर ने
फिल्म के माध्यम से ढालने का प्रयास किया था। बकवास मूवी है, मत देखना। देखो तो दुविधा देखना, मणि कौल वाली देखना, अमोल पालेकर वाली पहली मत देखना। पर इसमें मूवी बनी हुई है, इतना याद रखना। एक और बुक पे इनकी मूवी बनी हुई है, चरणदास चोर। इस पे भी मूवी बनी हुई है। मुझे याद आता है 2018 या 16 वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि इस बुक पर मूवी बन चुकी है, तो चरणदास चोर का एग्जाम्पल था उसमें, तो याद रखना। केवल दुविधा नहीं, इसी नाम से ऐसा जुड़ते जुड़ते एक नाम से एक बुक और है जिसका नाम है उलझन। मतलब दुविधा भी और उलझन भी। थोड़ी किताबों के नाम और, मैं एक किताब मुझे अक्सर याद रहती है, लजवंती। कई बार ऐसे संयोग होते हैं कि आप किताबों के दीवाने भी होते हो, आप राजस्थानी के दीवाने भी होते हो, आपको बीजी भी सबसे अच्छे लगते हैं। मुझे दिलीप सर ने खूब बार कहा कि तूने लजवंती पढ़ी या नहीं पढ़ी। उनकी पढ़ी हुई है लजवंती, उनकी ये फेवरेट बुक है। मैं इस मामले में बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, शर्म भी महसूस करता हूं कि सर ने मुझे कहा और संयोग ही नहीं बन पाया कभी कि मैं कभी लजवंती पढ़ूं। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूं, ये टॉपिक आता तो मुझे लगता है यार ये लजवंती नहीं पढ़ी, इस बार पक्का पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ पाता हूं। मुझे लगता है आप पढ़ना। सर ने यदि सजेस्ट किया तो निश्चित रूप से बुक अच्छी होगी, तो वो भी बिज्जी की बुक है। तो सपन प्रिया, अंतराल, मारो बदलो, सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य है मारो बदलो में। तीड़ो राव, इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं। ए लेखो हिटलर, ये तो कम से कम याद रखे। बातारी फुलवारी याद रहे, दुविधा याद रहे, चरणदास चोर याद रहे। एक और बुक याद आती है मेरे, चौधरायण की चतुराई। इस बार वाली जो 10th की बुक है उसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ है। कोई वहां से उठा के पूछेगा तो इसका पूछ लेगा आप, चौधरायण की चतुराई। साहित्य के नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए थे बिजी, मिला नहीं था वो बात दूसरी है, पर इस बंदे को नॉमिनेट किया गया था साहित्य के नोबेल के लिए। राजस्थान रत्न दिया गया था, निश्चित रूप से इनको दिया ही जाना चाहिए। बोरुंदा गांव था बीजे का, मैंने शायद बताया भी होगा कि वहां बोरुंदा में कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने एक रूपायन संस्थान नाम की संस्था की स्थापना भी की थी। ये बात संभवतः मैं बता चुका हूं आपको, बीजी याद रखना। नारायण सिंह भाटी और एक अच्छे राजस्थान के राइटर। बुक मीरा, मीराबाई। बुक दुर्गादास, दुर्गादास जी। एक बुक परमवीर, राजस्थान के द्वितीय परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह भाटी, जो कि चुशुल घाटी की लड़ाई में या रजांगला की लड़ाई में 1962 के अंदर चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। रेवाड़ी के आसपास के यादवों की वो एक टोली जो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में मुट्ठी भर सैनिक लगभग 1000 के आसपास चीनी सैनिकों से लड़े थे, सबको मार दिया था। हालांकि वो खुद लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी उन सबको मारना भी तो कितनी बड़ी बात थी कि वो सबको मार गए थे उनको। शायद उन्हीं के लिए, शायद क्या उन्हीं के लिए ही लता मंगेशकर गाती है, कवि प्रदीप लिखते हैं, एक एक ने 10 को मारा। ये मेरे वतन के लोगों की जो लाइनें हैं, एक एक ने 10 को मारा, वो उसी परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह और उसके बहादुर यादव वीरों के बारे में कही गई है। उन पर परमवीर नाम की बुक लिखी थी। मीरा दुर्गादास परमवीर, एक बहुत अच्छा सा नाम है। बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। डूंगर मतलब पहाड़, डिगे मतलब ऊंचे, बरसों से जो ऊंचे ऊंचे खड़े थे वो पहाड़ लांग दिए, तो नाम है बुक का बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया। मुझे याद आता है मैं रसिया गया था
मेरे साथ 2016 वाले रिजल्ट में अपने जो 5th रैंक पे उपेंद्र जी है, वो हम साथ में थे। हम दिल्ली एयरपोर्ट से जब रवाना हुए तो उन्होंने फेसबुक पर अपना स्टेटस मेंटेन किया, फ्लाई टू मॉस्को। हम मॉस्को उतर के बाहर निकले, उन्होंने वापस फेसबुक चलाई तो उसके नीचे स्टूडेंट का कमेंट था कि बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग गया। उपेंद्र जी को समझ नहीं आया कि इसने क्या लिख दिया। सर ये क्या लिखा है किसी स्टूडेंट ने? मैंने कहा निश्चित रूप से मेरा स्टूडेंट है। मैंने क्लास में कभी बताया होगा कि बरसों से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े उनको लांग दिया था। ये आपको बताना चाहता है कि दिल्ली से मॉस्को के बीच में जो जो बड़े बड़े पहाड़ आएंगे सर, आप उनको लांघने जा रहे हो। वो जो बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग गया, ये रचना किसी की है तो नारायण सिंह भाटी की है। एक और रचना इनकी ओळू। तो मीरा, दुर्गादास, परमवीर, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगिया और ओळू। मुझे ये तो नहीं लगता कि ओळू जो बुक है नारायण सिंह भाटी की, आपसे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, पर ओळू नाम से राजस्थानी भाषा की एक मैगजीन आती है, कोई पूछ सकता है। और वो मैगजीन निकालते हैं किशोर कल्पनाकांत। किशोर कल्पनाकांत की एक मैगजीन है और उस मैगजीन का नाम है ओळू। ये याद रख लेना। ये पूछ सकता है आपसे कि किशोर कल्पनाकांत की मैगजीन का नाम क्या है, तो किशोर कल्पनाकांत की मैगजीन का नाम क्या है? ओळू नाम है उस मैगजीन का। ये भाई आपके नारायण सिंह भाटी याद रखना। आगे रेवंत दान जी, रेवंत दान चारण नाम के एक राइटर है। एक तो मैं इनके बारे में विशेषता बताना चाहूं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने सामंतों की आलोचना की है। सामंतों की आलोचना की थी, तो बहुत अच्छी बुक है। चलो जो भी है, बाहर निकल जाएगा। इस पर बता देता हूं। ये तो सामंतों की आलोचना की थी इन्होंने, तो बहुत अच्छी सी बुक है। नाम अच्छे हैं, काफी अच्छे से प्यारे नाम है, मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं ये नाम। दो बरखा बीननी, मतलब बंदा बता रहा है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में बरसात बीननी से कम नहीं है। जितना स्वागत हम बीननी का करते हैं उतना ही स्वागत बरसात का करते हैं, क्योंकि बीननी भी कभी कभी आया करती थी और बरसात भी कभी कभी आया करती थी। ऐसा रेवंत दान जी लिखते हैं। एक और बहुत अच्छी सी किताब है, नेहरू ने ओळमो, रचना है नेहरू ने ओळमो। ओळमा क्या होता है मुझे लगता है आप सब समझते ही होंगे। मैं अक्सर कई बार क्लास में बच्चों से पूछता हूं, यार ओळमा क्या होता है? बच्चे मुझे वापस कहते हैं सर शिकायत। शिकायत, तो मुझे लगता है शिकायत और ओळमे में फर्क होता है यार। ओळमे में जो फील है वो शिकायत में फील नहीं है। शिकायत थोड़ी औपचारिक सी लगती है, ओळमा अनौपचारिक है, वो भाव देता है, अपनापन दर्शाता है ओळमे के अंदर। तो रेवंदान जी नेहरू जी को ओळमा दे रहे हैं। छोटे मोटे को तो ओळमा क्यों दिया जाए? देश के धनी को ओळमा दिया जाए, देश के मालक को ओळमा दिया जाए। और बरखा भी नहीं। अगले करणीदान जी बार्ट, इनकी किताबों के नाम भी बहुत प्यारे से नाम। बुक का नाम है आदमीरा सिंह। बुक का नाम है मंत्री जी री बेटी। आदमीरा सिंह, मंत्री जी री बेटी। बुक का नाम है बड़ी बहन जी। तीन नाम तो कम से कम याद करना, आदमीरा सिंह, मंत्री जी री बेटी और बड़ी बहन जी। चंद्र सिंह बिरकाली, बेहतरीन नाम है, बहुत बड़ा नाम है। प्रकृति का चित्रण जितना बेहतरीन इन्होंने किया था उतना कोई नहीं कर पाएगा। और उसमें तो एक सर्वश्रेष्ठ रचना है बादली। बिरकाली गांव है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में गांव था बिरकाली, चंद्र सिंह नाम था। बादली रचना है।
या तो संस्कृत में कालिदास जी ने रची थी मेघदूतम, या राजस्थानी के अंदर चंद्र सिंह जी रच गए थे बादली। नई नदी नाला अठे नई सरवर सरसाए, तू एक आसरो बादली न मरु सुखी मत जाए। नहीं तो नदी नाले हैं ना सरोवर है, एकमात्र आसरा बादली तू है, तू सूखी चल जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। एक और बहुत बेहतरीन रचना लिखी इन्होंने, लू। मुझे लगता है लू आप सब जानते हो, नहीं जानते तो आजकल बाहर पता चल भी रहा होगा, नहीं चल रहा है तो थोड़े दिन में पता लगने लग जाएगा कि लू क्या होती है। दो ये याद रखना, इनमें से पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी। किस्मत ही फूटी हो तो कुछ और पूछ ले, तो एक दो और याद रखना आपने। क्या मुकरणी और सांझ बड़ा साथ। कह मुकरणी और सांझ बड़ा साथ। बादली, लू, कह मुकरणी, सांझ बड़ा साध, ये चंद्र सिंह बिरकाली की अन्य रचनाएं हैं। प्रकृति चित्रण किया था बहुत ज्यादा इन्होंने। शिवचंद्र भरतिया, मैं दो उपाधियां देना चाहूंगा इस बंदे को। मैं कहना चाहूंगा ये आधुनिक राजस्थानी के प्रथम साहित्यकार है, उसमें भी गद्य। आधुनिक राजस्थानी के प्रथम गद्यकार, प्रोज लिखे हैं। मैं कहना चाहूंगा ये राजस्थानी भाषा के भारतेंदु हरिश्चंद्र है। प्लीज कोई ये ना पूछे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, और यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज गूगल करिए इनके बारे में। बहुत बड़ा नाम है। ये भारत की दुर्दशा है कि आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं जानते। वो बात अलग है कि भारत की दुर्दशा नाम से इनका एक नाटक भी लिखा हुआ है। शायद पहले लिख के चले गए थे, इन्हें पता था कि यार भारत जानेगा तो नहीं मुझे। आप देखना भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम भरतिया जी को कहते हैं कि राजस्थानी के भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक उपन्यास लिखा कनक सुंदर, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। आधुनिक है ना, आधुनिक राजस्थानी का प्रथम उपन्यास। एक नाटक लिखा केसर विलास, आधुनिक राजस्थानी का फर्स्ट ड्रामा है। एक कहानी लिखी विश्रांत प्रवास, आधुनिक राजस्थानी की पहली कहानी है। अब तो यार बंदे को आप मानिए कि आधुनिक राजस्थानी का प्रथम गद्यकार है, जिसने आधुनिक राजस्थानी का पहला उपन्यास, पहला नाटक, पहली कहानी लिखी हो, फर्स्ट नोवेल, फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट स्टोरी लिखी हो। कनक सुंदर, केसर विलास और विश्रांत प्रवास, तीन तो पक्के याद रखना। दो नाम अच्छे से आपको याद रहेंगे। एक है बुढ़ापा की सगाई, बुढ़ापा की सगाई। एक किताब का नाम है फाट का जंजाल। किसी एग्जाम में आरपीसी की पूछे हुए क्वेश्चन है ये। फाट का जंजाल, बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल, शिवचंद्र भरतिया की बातें हैं भाई सारी। आधुनिक राजस्थानी के प्रथम गद्यकार, राजस्थानी के भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला उपन्यास आधुनिक राजस्थानी का, प्रथम नाटक आधुनिक राजस्थानी का, प्रथम कहानी लिखी थी जो कनक सुंदर, केसर विलास और विश्रांत प्रवास है। दो नाम और याद रखना, बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल। जहूर खां मेहर साहब बेहतरीन बेहतरीन राइटर है, जोधपुर में रहते हैं। मैं लॉकडाउन से जस्ट थोड़े दिन पहले मिल के आया था। सज्जन व्यक्ति है, कभी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हुआ करते थे, बीएससी करने के बाद एमए की भी है, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, पर राजस्थानी भाषा से अथाह लगाव है, अथाह लगाव। उम्र हो गई है अब, पर मैं गया था उस दिन तो थोड़े बीमार भी थे, फिर भी अपना अमूल्य समय निकाल के दिया। बीमारी के बावजूद बैठे, खूब देर तक हताइयां की। तब लगा कि यार वाकई ये जो रचनाकार टाइप के लोग होते हैं कितने सहृदय होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। मुझे जानते भी नहीं थे, मैं कोई विशेष समय लेकर भी नहीं गया था, किसी प्रयोजन से भी नहीं गया था। तो मुझे लगा कि यार मैं जोधपुर आया हुआ हूँ, जहूर खान साहब इतना बड़ा नाम है, मुझे मिलना चाहिए उनसे। मिलने गया तो खूब अच्छा लगा। खूब रचनाएं लिखी हुई है। दो तीन रचनाओं का मैं नाम बताना चाहूं। एक रचना है धर मंजला धर कोसा। धर मंजला धर कोसा,
पहले जब कहानी सुनाते थे ना, मुझे अब भी याद आता है कि छोटे थे तब पापा खूब कहानियां सुनाते, दादाजी खूब कहानियां सुनाते। कहानियों का प्लॉट जब कुछ ऐसा होता कि एक राजकुमार था, 7 समंदर पार गया राजकुमारी से शादी करने के लिए, या एक व्यक्ति था 7 समंदर पार कमाने के लिए गया, तो कहानियां सुनाई नहीं जाती यार, कहानियां मांडी जाती है, मांडते हैं, चित्रित होती है। कहानी सुनाने वाला कुछ इस प्रकार से आपके सामने कहानी सुनाता है कि आपको लगता है घटना मेरे सामने घटित हो रही है। और कोई कहानी सुनाने वाला यदि इस प्रकार सुनाता है तभी उसका मतलब है, वरना सपाट वर्णन है, आप मैं भी करते हैं ये वर्णन तो। पर वो मुझे अब भी याद आता कि हम बच्चे थे पर यूं लगता कि घोड़ा दौड़ रहा है तो वास्तव में टापों की सी आवाज लगती कि हाँ यार दौड़ ही रहा होगा। तो जब ये कहते ना कि वे 7 समंदर पार गया, तब अक्सर बोलते थे धर मंजला धर कोसा, धर मंजला धर कोसा। इसका मतलब है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मंजिल दर मंजिल, कोस दर कोस, वो चलता जा रहा था। जहूर खान साहब ने वो शब्द उठाया वहां से और अपनी एक पूरी रचना लिखी, धर मंजला धर कोसा। एक बुक है जिसमें अलग अलग कई स्टोरीज है, मेरी पढ़ी हुई है ये बुक, धर मंजला धर कोसा। ये वास्तव में ये वाली जो कहानी, उसमें कई कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी का नाम धर्मंजला धरकोसा है। ये कहानी लोहारों के ऊपर लिखी हुई है कि लोहार किस प्रकार से एक जगह पे नहीं रुकते, गाड़ियां लोहार अलग अलग जगह पे फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। धर्मंजला धरकोसा है। वो अपनी कहानी में ये भी सिद्ध करते हैं, इस लेख में, इस निबंध में ये भी सिद्ध करते हैं कि रोमानिया, यूरोप में जो देश पड़ता है रोमानिया, वहां पर आज भी एक जाति रहती है जो खुद को लवार बताती है, गाड़ियां रखती है, लोहे का काम करती है। वो कहते हैं ये लोग अपने यहीं से गए थे, वहां जाके बस गए। जिप्सियों के बारे में, यूरोप में जिप्सीज कभी सुना आपने, जनजातियां हैं जिनके अंदर आज भी भारतीय गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। खूब अच्छी सी बुक है। मैं यही बुक उनके पास लेके गया था, जहूर खान साहब से ऑटोग्राफ लेके आया था, साइन लिए थे, खूब मुस्कुराए थे। मैंने जब बुक दे के कहा कि ऑटोग्राफ दीजिए, वो बोले यार तू ठीक है। अक्सर लोग जब बुक लेने के लिए आते हैं, मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, तो मुझे कहते हैं सर ऑटोग्राफ दो, तो बुक मैं ही देता हूं ऑटोग्राफ के लिए, तू बुक खरीद के लाया। मुझे लगा कि सर सच्चा पाठक वही होता है जो बुक खरीदे। यदि लेखक की बुक को खरीदा नहीं जाएगा तो लेखक को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा इस बारे में। एक और बहुत अच्छी सी बुक है, अर्जुन वाली आंख। अर्जुन वाली आंख एक अच्छी सी बुक और है, राजस्थानी संस्कृति चित्राम। राजस्थानी संस्कृति चित्राम। इनकी बुक जब देखते हैं तो उसके पीछे 70-80 किताबों के नाम लिखे हुए हैं कि जो इनके द्वारा लिखी गई है। मैंने धर्मंजला धरकोसा दे के ऑटोग्राफ लिए और मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा कि सर मैंने आपकी केवल 3 किताबें पढ़ी है, धर्मंजला धरकोसा, अर्जुन वाली आंख और राजस्थानी संस्कृति चित्राम। क्योंकि सर हमारे सिलेबस के अंदर इन 3 के नाम लिखे हुए आते हैं किताबों के अंदर कि ये उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, हम इनको याद करते हैं। सर मैंने ये पढ़ भी ली। सर अब मुझे पता भी है कि आपने इतनी सारी किताबें और लिखी है, सर मैं निकट भविष्य में प्रयास करूंगा कि आपकी ये बुक भी पढ़ूं। कवि कितना सहृदय है कि वापस मुस्कुराते हुए मुझे कहा, अरे अगर ढंगरी 3 ही जय, ढंग की 3 ही है। मैंने वापस कहा नहीं सर आपने लिखी तो सारी ढंग की ही है, मैं बाकी भी पढ़ने का प्रयास करूंगा। पर मुझे लगा यार कोई व्यक्ति खुद इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि खुद कहे कि ढंग की 3 है जो तूने पढ़ ली, इस बात के लिए थैंक यू है तुझे। बहुत अच्छे, बहुत भले व्यक्ति। खूब देर तक मैंने चर्चाएं की। मैंने एक दिन पहले ही बताया होगा, उसी चर्चा के अंदर ये बता रहे थे मुझे कि अपने से यार ये नहीं बोले जाते। और बता रहे थे कि इन सह को बोलने के लिए कंठों के नीचे से वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन कोड होता है, वहां से वाइब्रेशन निकलते हैं, तब से अलग अलग ध्वनियां निकलती है। अपने यार पश्चिमी राजस्थान में लू इतनी ज्यादा चलती है कि अपना वाइब्रेशन कोड जल जाता है, इसलिए अपने से सब एक जैसे निकलते हैं। मुझे लगा यार जोधपुर वालों का ज्यादा जल गया, इसलिए उनके सह निकल ही नहीं रहा है, उनके तो है ही आ रहा है। सड़क को हड़क, शिव जी को हिव जी, सीरो हलवे को सीरा कहते हैं, जोधपुर वाले बोले हीरो। मुझे लगा यार ये बड़ी जोरदार बात। एक और मुझे बड़ी शानदार बात बताई,
उन्होंने कहा कि यार तू एक चीज नोटिस करना, जो समुद्र तट के पास लोग रहते हैं वो बहुत तेज गति से बोलते हैं, जो समुद्र से जितना दूर रहते हैं वो उतना ही धीमा धीमा बोलते हैं। उन्होंने कहा तू कभी साउथ वालों की भाषा सुनना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सुनना, तुझे ऐसे लगेगा जैसे एक मटके में कुछ कंकर डाल के हिला दिया गया हो, इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे जिसकी हद नहीं। उसने कहा फिर तू अपने को सुनना, कितना दीर्घाई के साथ, ठिमरपणे के साथ अपने धीरे 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 बोलते हैं। और उन्होंने और कहा और अक्सर तू गांव में महिलाएं जब बोलती है तो उनको सुनना कि उनकी जिंदगी में कितना शांति और धैर्य है। रामुडेरा पापा थे काई करो हो, और कितना लंबा चलता है। महिला आपस में भी दूसरे बात करती है, डावड़ो, उस डावड़ो में इतना खींच देती है जिसकी हद नहीं है कोई। मुझे लगा यार एक्सपीरियंस से बंदा कितनी क्या चीजें सीखता है। तो जहूर खान मेहर साहब, मणि मधुकर एक बहुत शानदार राइटर, कवि आरपीसी ने इनकी एक बुक को अपनी फेवरेट बुक बना लिया था, खूब पूछा था, कविता का संग्रह इनका, पग फेरो। जोधपुर की बात कर रहे हैं तो जोधपुर में गेट है, गेट का नाम है सोजती गेट, इनकी रचना है। एक और अच्छी सी रचना है, अलीजा घरा जो, एक और रचना है सफेद मेमने, एक और रचना याद आती है पत्तों की बिरादरी, पग फेरो। पग फेरो याद रखना, खूब बार पूछी थी, आजकल थोड़ी आरपीसी ने कम किए पूछनी, बाकी किसी टाइम में तो पेटेंट क्वेश्चन था आरपीसी का। पग फेरो किसकी रचना है? मणि मधुकर। तो पग फेरो, सोजती गेट, अलीजा घरा जो, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, मेघराज मुकुल। और शानदार से, मुझे लगता है कल मैंने इनकी सारी किताबों के नाम ले लिए थे। सेनानी, खाड़ी रानी सहल कंवर पर लिखी हुई, चौरी पाबूजी पे लिखी हुई, कोडमदे, राजस्थान के एक और राजकुमारी हुए थे कोडमदे नाम से, उन पर लिखी हुई। एक किताब का नाम और याद रखना, उमंग। ये कोडमदे वाली बुक जो है, ये किसी एक एग्जाम के अंदर पूछी थी और सुमेलित करवा वाला था कि इनमें से असुमेलित कौन सा, और कोडमदे के आगे लिखा हुआ था यादविंदर शर्मा चंद्र। थोड़ा याद रहे कि ये राजकुमारियों पे, रानियों पे किताबें मेघराज मुकुल ने लिखी, तो कोडमदे, चौरी, सेनानी उनकी लिखी हुई है। उमंग एक रचना और है उनकी। सेनानी तो कोई टाइम में ये था कि कवि सम्मेलनों की जान थी सेनानी की, यदि किसी राजस्थानी के कवि सम्मेलन में सेनानी नहीं गाई जाए तो मतलब ही नहीं है उसका कुछ। रांगे राघव हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हिंदी में रचनाएं लिखी और खूब अच्छी रचनाएं लिखी। मुझे नाम बड़े अच्छे लगते हैं, नाम याद बड़े अच्छे से हुआ करते थे। एक रचना का नाम है घरौंदे, एक रचना का नाम है मुर्दों का टीला। मैं शायद एक बार जिक्र भी किया था मैंने किसी क्लास में। घरौंदे, मुर्दों का टीला। एक रचना का नाम है कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं। एक रचना का नाम है आज की आवाज। एक रचना का नाम है काका। इतनी तो मुझे याद आती है भाई, थोड़ी और खूब सारी लिखी हुई है। ये याद रहे, मुर्दों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो पर है, मोहनजोदड़ो सभ्यता पर लिखी हुई। तो ये थोड़ी सी आप याद रख लेंगे, मोहनजोदड़ो वाली कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो वाली मुर्दों का टीला। तो घरौंदे, मुझे लगता है घरौंदे क्या है, घर। तो बंदे ने कहा घर क्या है, तो कहा मुर्दों का टीला है। कब तक पुकारूं, क्या पुकारना है, आज की आवाज पुकारनी है। कौन सी आवाज लगाएंगे, काका काका की लगा लो, और तो क्या लगाओगे। तो घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज और काका, ये रांगे रखो। अच्छा, पीछे एक राइटर अपने चंद्र सिंह बिरकाली निकले। मैं चंद्र सिंह बिरकाली की एक बात और बताऊं। चंद्र सिंह बिरकाली की एक मैगजीन और थी, एक पत्रिका थी राजस्थानी भाषा में, मरुवाणी। तो ये भी याद रखें। और एक मैंने बताई थी किशोर कल्पनाकांत की, इनकी रचना का नाम है मरुवाणी। रांगे राघव हो गया। सत्यप्रकाश जोशी, अरे शानदार नाम। सत्यप्रकाश जोशी की एक तो मैगजीन का बात आई तो फिर एक मैगजीन बताऊं। सत्यप्रकाश जोशी की तो मैगजीन का नाम बड़ा शानदार है, हरावल। दो रचनाएं, एक रचना है राधा, एक रचना है बोल भारमली।
राधा बड़ी शानदार सी रचना है, 1960 के अंदर उनके द्वारा ये रचना लिखी गई। राजस्थानी साहित्य की एक बड़ी जोरदार विशेषता है, राजस्थानी साहित्य युद्धों का महिमा मंडन करता है। अपने साहित्य में युद्धों को बुरा नहीं बताया गया है, युद्धों को अच्छा बताया गया है। बीकानेर के एक राइटर गिरधारी सिंह पड़िहार अपनी रचना मानखो के अंदर लिखते हैं कि डांगर ने घिरे दकाल्या जद लाठियां खेत रुखड़ी जे। डांगर ने घिरे दकाल्या जद, पशु यदि दकालने से, ललकारने से यदि बाहर नहीं निकले तो लाठियां खेत रुखड़ी जे। लठ लेके बाहर निकलना पड़ता है, तब खेत की रखवाली होती है। मतलब आपने लठ लेके निकलने को अच्छा माना गया है, युद्ध को अच्छा माना गया है। युद्ध ही तो वीरता का प्रमाण है, टाइप की बातें अपने यहां पर की गई है। सत्यप्रकाश जोशी ठीक उल्टी बात करते हैं। वो अपनी राधा नामक कविता में भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का वार्तालाप दिखलाते हैं। इसमें राधा भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि प्लीज महाभारत का युद्ध रोक दिया जाए, ये मानवता के अंत के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। हे सुदर्शन चक्रधारी, तुम तो सोचो क्यों जनता मरवाई जा रही है। युद्ध अच्छे नहीं है, जो लोग मर रहे हैं उनके बीवी बच्चे परिवार स्वजन, क्या बीतेगी उन पर। कोई एक कविता जिसमें युद्धों का विरोध किया जा रहा है वो राधा है, इसलिए राधा को युद्ध विरोधी कविता कहा जाता है, एंटी वॉर पोइट्री है। मुझे याद है 2012 के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राधा युद्ध विरोधी कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। लिखना था कि 1960 में सत्यप्रकाश जोशी की लिखी हुई एक पुस्तक जिसमें राधा जी भगवान कृष्ण को महाभारत का युद्ध रोक देने के लिए कहते हैं। जहां आम राजस्थानी साहित्य युद्धों का महिमा मंडन करता है, वहीं यह पुस्तक युद्धों का विरोध करती हुई दिखलाई देती है, इसलिए युद्ध विरोधी कविता कहलाती। इनकी एक और रचना बोल भारमली में महिला सशक्तिकरण का संदेश है, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। जब ये महिला सशक्तिकरण की और महाभारत टाइप की बात करता हूं तो मुझे एक और कवि याद आते हैं, रामनाथ कविया, और उन्होंने भी ऐसी ही कुछ नारी चेतना की बात की है। उनकी पुस्तक का नाम है द्रौपदी विनय, और द्रौपदी विनय में भी वो नारी चेतना की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। रामनाथ कविया भी अपने यहीं पर याद रखना, एक साथ याद हो जाएगा दोनों। राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मैं इस बात से बड़ा संताप महसूस करता हूं कि आजादी वाले साल ओझा जी चले गए, थोड़ा और रहना था आपको। सिरोही के रोहिड़ा गांव का रहने वाला एक युवक जो कि बॉम्बे में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिस्ट्री पढ़ने के लिए चला गया था, और जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री में थोड़ी रुचि जग रही थी, उन्हीं दिनों सूचना मिली कि मेवाड़ में कवि राजा श्यामल दास जी वीर विनोद की रचना कर रहे हैं और उन्हें एक असिस्टेंट की आवश्यकता है। ओझा जी लौटे और वीर विनोद के रचयिता कवि राजा श्यामल दास जी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। और जब कार्य करने लगे तो लगा कि यार इतिहास तो अपने यहाँ का पढ़ा है, मैं कहाँ यूरोप रूस फ्रांस अमेरिका का इतिहास पढ़ रहा था। घर को जोगी जोगुणों आन गांव रो सिद्ध, पग बढ़ता कौन दिखे, डूंगर बढ़ता दिखे। पर बंदे को लगा कि अब मुझे अपना इतिहास लिखना चाहिए। पूरे राजस्थान का इतिहास लिख के छोड़ दिया आदमी। बेहतरीन किताबें हैं, आज दिन तक भी जो पूरा रिसर्च है वो ओझा जी के आसपास घूमता है। टोड की बातों का वास्तव में किसी ने रिप्लाई दिया है, टोड की कमियों को किसी ने उजागर किया है तो ओझा जी है। राजपूताने का इतिहास लिखा, जब इतिहास लिख रहे थे गांव गांव में ढूंढकर अभिलेख ढूंढ रहे थे, लगा कि यार कुछ किताबों में कुछ अभिलेखों की भाषा समझ में नहीं आ रही है, ये लिपि नहीं समझ में आ रही, ये क्या है। बंदे ने लिपियां सीख ली, एक बहुत अच्छी किताब लिखी प्राचीन लिपि माला, पढ़ी है मेरे पास, टाइम मिलेगा तब कभी पढ़ेंगे। राजपूताने का इतिहास जरूर पढ़ रखी है, ये नहीं पढ़ी जा रही प्राचीन लिपि माला, पढ़ेंगे कभी। टोड पर खूब अच्छा काम किया, तो टोड का जीवन चरित्र लिखा था, जेम्स टोड का जीवन चरित्र। याद रखना भाई, राजपूताने का इतिहास एक पूरी सीरीज है जिसमें उदयपुर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, सिरोही का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, अलग अलग रियासतों पर लिखी थी। एक प्राचीन राजस्थान के इतिहास पर लिखी थी कि पुराने टाइम में कौन कौन से वंश थे, क्या थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, धार लिख दिया गया, धर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बंदा एक ही कहानी से इतना हिट हुआ जिसकी हद नहीं है। कहानी का नाम है उसने कहा था।
1915 में ये कहानी सरस्वती नाम की मैगजीन में प्रकाशित होती है और भारत में रातों रात बंदा वंडर बॉय बन जाता है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी उन दिनों एक मैगजीन निकाला करते थे। हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। वो अपनी पत्रिका में, सरस्वती नाम की पत्रिका में, यदि किसी नवयुवक की कहानी छाप दे, ये अपने आप में इस बात की तरफ इंगित करता है कि कहानी में दम था। बेहतरीन बेहतरीन रचना है। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ी जानी चाहिए। पढ़ रखी होगी तो मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा होगा, थोड़ा याद दिलाऊं। कोई कहानी है कि किसी गांव में एक लड़का और लड़की रहते हैं और लड़का उस लड़की से एक तरफा प्यार करता है। लड़का ही कर सकता है एक तरफा प्यार, लड़की करे तो एक तरफा रहे नहीं, भाई तो तैयार ही रहता है हमेशा। प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। एक दिन हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटा के उस लड़की को कहता है, दिल के उद्गार बताता है। लड़की अपने हाथ की अंगूठी दिखाते हुए भागती है कि मेरी कुड़माई हो गई। पंजाबी की रचना है, कुड़माई मतलब सगाई, कि मेरी सगाई हो गई है। लड़के ने दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लिया। लड़का अपनी जगह पे और लड़की शादी हो गई, ससुराल चली जाती है। लड़का फौज में भर्ती हो जाता है। काफी दिनों बाद एक बार वो गांव के अंदर मिलते हैं आपस में। लड़की पूछती है उस लड़के से कि तुम क्या करते हो आजकल? वो कहता है, फौजी हूँ। कहता, अरे मेरे तो पति भी फौजी है। कौन सी बटालियन में हो तुम? इस बटालियन। अरे मेरे पति भी इसी बटालियन में। इस बटालियन की कौन सी रेजिमेंट, कौन सी विंग में हो? अरे मेरे पति भी इसमें है। तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पे? वहां पोस्टिंग। अरे मेरे पति की पोस्टिंग वही है। उत्सुकता से पूछता है कि तुम्हारे पति कौन है? और वो जब नाम बताती तो वो कहता, अरे वो तो मेरे सर है, वो मेरे सीनियर है, हमारे कमांडर वही है। लड़की जाते जाते उसको कहती है कि ध्यान रखना उनका। लड़का वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है। उन्हीं दिनों युद्ध छिड़ता है। युद्ध में दुश्मन की गोली कमांडर साहब के लगने वाली होती है। वो लड़का बीच में आकर कमांडर साहब को बचाने के लिए वो गोली अपने सीने पर खा लेता है। उसने कहा था कि कमांडर साहब का ध्यान रखना। बंदा काम आ गया लड़की के। बेहतरीन रचना है, पढ़ना आप, बहुत अच्छी सी रचना है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। मुझे और याद आता है कि महाराजा कॉलेज जयपुर से बीए किया था। जिस साल इन्होंने बीए किया था उस साल पूरे राजस्थान में एक ही फर्स्ट डिवीजन आई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और किसी की फर्स्ट डिवीजन नहीं थी। ऑल राजस्थान में फर्स्ट डिवीजन थी। हमीदुल्लाह खान साहब बहुत बड़ा नाम है। रचनाओं के नाम ख्याल भारमली, एक तो लोकनाट्य है ख्याल भारमली नाम करके, एक लिखी थी दरिंदे। दो तो याद रहे, ख्याल भारमली और दरिंदे। हरिराम मीणा आईपीएस हुए, बहुत अच्छी रचना लिखी है, हाँ चांद मेरा है। आप रख लो साहब, हाँ चांद मेरा है। एक और अच्छी सी रचना लिखी थी, धुनी तपै तीर। धुनी तपै तीर नाम। ये धुनी तपै तीर जो है ये आपके मानगढ़ हत्याकांड पर है, गोविंद गुरु पर आधारित बुक है। वो धुनी लगाया करते थे ना भाई, तो उन पर आधारित है। तो ये गोविंद गुरु पर आधारित है। आइदान सिंह जी, बिहारी पुरस्कार मिला इस बार आइदान सिंह जी को। आंख हीरा हरियल सुपना, फेसबुक पर बहुत अच्छा सा लिखते रहते हैं, आप पढ़ सकते हो इनको। खूब कहानियां लिखते हैं। ये कोडम देव वाली कहानी मेघराज मुकुल वाली अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक पे लिखी, आप देखना, आंख हीरा हरियल सुपना। बिहारी पुरस्कार दिया गया था इस बार, आप वो भी देखना कब दिया गया, कौन सा दिया गया। अनाराम सुदामा, बहुत अच्छी सी एक बुक का नाम बड़ा शानदार है, महकती काया मुड़कती धरती। महकती काया मुड़कती धरती, काया महक रही है, धरती मुस्कुरा रही है। महकती काया मुड़कती धरती। मनु भंडारी, बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का नाम है मनु भंडारी। छोटी क्लासों में एक कहानी आपने पक्का पढ़ी होगी, खोटे सिक्के। टकसाल देखने के लिए लड़कियों का एक ग्रुप गया हुआ होता है। टकसाल का मालिक लड़कियों को बहुत प्यार और उत्साह से टकसाल दिखा रहा होता है। तभी एक महिला आती है जिसके पति के हाथ उस टकसाल की मशीन में आकर कट गए थे। उस मैनेजर का बर्ताव उस महिला के प्रति बहुत बुरा होता है। लड़कियों से चाह चाह कर बोलने वाला व्यक्ति अपने
कर्मचारी की एक महिला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो खुद खोटा सिक्का है, भले ही टकसाल थी उसके पास में, पर उस खुद में सिक्के में कोई दम नहीं था। ये कहानी लगती थी, चौथी पांचवी कौन सी क्लास में थी, पर कहानी लगा करती थी, मुझे याद है। इनका एक और चैप्टर मुझे याद आता है, एक कहानी यह भी, कोई तीसरी या चौथी क्लास में वो चैप्टर भी लगा करता था, एक कहानी ये भी, या छठी सातवीं के अंदर रहा होगा। फिर थोड़े उपन्यास हैं, आपका बंटी, महाभोज। महाभोज तो पढ़ा था कई साल पहले मैंने, ठीक ठीक सा था, पर ये कहानियां मुझे ज्यादा याद है, खोटे सिक्के और एक कहानी ये भी। एक कहानी ये भी तो संस्मरण है इनके। मुझे याद आता है कि एक उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी सी अब भी याद आती है, जो बाद में जाकर समझ आई कि ये लाइन क्यों लिखी है। वो लिखते हैं एक कहानी ये भी में कि मेरे पिता को मेरी दो बातें पसंद नहीं थी। एक बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अजमेर की सड़कों पर आजादी के नारे लगाते हुए घूमना। मनु भंडारी बता रही है कि वो अजमेर में रही थी और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था, और उनके पिता को ये पसंद नहीं था। एक दूसरी बात जब वो लिखते हैं कि मेरे पिता को यह भी पसंद नहीं था कि जब मैंने राजेंद्र से अंतरजातीय विवाह किया था। लगाए राजेंद्र कौन है? अब थोड़े बड़े हुए, जब थोड़े साहित्य पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि राजेंद्र हिंदी साहित्य का और बड़ा हस्ताक्षर है, राजेंद्र यादव। मैं चाहूंगा कि आप राजेंद्र यादव की एक बुक तो पक्का लेकर पढ़े। समानांतर एक दुनिया नाम से उनकी एक बुक है, कहानियों की किताब है, समानांतर एक दुनिया, पढ़े आप। राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हुए हैं। एक मैगजीन निकाला करते थे, हंस। मैंने कभी पहले की क्लास में भी बताया होगा कि हंस वास्तव में प्रेमचंद जी की मैगजीन, और मैं इसे प्रेमचंद जी की क्यों कहूं? मैं कहूं ये मैगजीन दो लोगों ने मिलकर निकाली थी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और प्रेमचंद जी। और जब इसका पहला अंक छपा तो संपादक द्वे का नाम लिखा गया, तो लिखा गया कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी लंबा हो जाएगा, इसलिए मुंशी लिख के कोमा लगा के प्रेमचंद लिख दिया गया कि दो संपादक है, मुंशी जी है और प्रेमचंद है। कालांतर में कोमा हट गया, आज भी हम उस बंदे को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, जबकि प्रेमचंद जी का मुंशी के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मुंशी एक अलग व्यक्ति है, प्रेमचंद एक अलग व्यक्ति है। हंस मैगजीन निकाला करते थे। कालांतर में प्रेमचंद जी के पास अर्थाभाव की वजह से, धनाभाव की वजह से वो मैगजीन बंद हो गई थी। राजेंद्र यादव उस मैगजीन को वापस निकालना शुरू करते हैं, अब भी आती है। राजेंद्र यादव की मृत्यु के बाद अब उनकी बेटी रचना यादव उस मैगजीन को निकालती है। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज खरीदें उस मैगजीन को, 60-70 रुपए की आते हैं। घर में यदि 12वीं फर्स्ट ईयर तक के कोई टाबर है या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको पढ़ने की दी जाए, ताकि बच्चों में साहित्य का ज्ञान उभर कर आए। बिना साहित्य के मनुष्य निरे पशु के समान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो मनु भंडारी की मुझे बात याद आती है कि राजेंद्र के साथ अंतरजातीय विवाह करना चाहिए, राजेंद्र यादव थे। हालांकि किस्मत बड़ी खराब रही, और जिसके साथ में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अंतरजातीय विवाह तक कर लिया था, बाद में बहुत जल्दी, शायद काफी थोड़े समय साथ रहे थे, बाद में डाइवोर्स हो गया था इनके बीच। ओपी कछवाहा बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ फेमाइन्स इन राजस्थान। राजस्थान में अकाल का इतिहास, अकाल कैसे कैसे पड़े यार, बंदे ने क्या बुक लिखी कि अकाल पे भी बुक लिखी हुई, और वास्तव में है अकाल की। तो राजस्थान में बात ही क्या की जाए, पग पुगल धड़ कोटड़न उद्रेज बीकानेर, बलोचों को जोधपुर एंठाओ जैसलमेर वाली बात है। अपने यहाँ पे अकाल नहीं पड़ते तो कहां पर पड़ते थे? इन पर बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ फेमाइन्स इन राजस्थान। कैप्टन क्रू बहुत शानदार सी बुक है। द लास्ट महाराजा, ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर। सवाई मानसिंह सेकंड पर बुक लिखी हुई है। जयपुर के महाराजा थे जो अपने राज प्रमुख बने थे, उन पर लिखी हुई बुक है द लास्ट महाराजा, ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर। J.A. आसोज बुक लिखी ओरिजिन ऑफ राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति पर एक बुक लिखी थी J.A. आसोज ने, ओरिजिन ऑफ राजपूत। आरबी सिंह बुक लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ चौहान्स। ये 4 किताबें किसी एग्जाम के अंदर सुमेलित करवाई गई थी, अपन ने वहां से उठाई, याद की, आपको पढ़ा दी। तो यार 4 तो याद रह जाए। ओपी कछवाहा की हिस्ट्री ऑफ फेमाइन्स इन राजस्थान,
कैप्टन क्रू की द लास्ट महाराजा, ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, आपके जे आसोज की ओरिजिन ऑफ राजपूत, आरबी सिंह हिस्ट्री ऑफ चौहान। लता शर्मा, बहुत अच्छी नाम है एक बुक का, सही नाप के जूते। जरूरी है भाई, सही नाप के जूते नहीं हो तो चला नहीं जाए। कितना अच्छा सा प्यारा नाम है, सही नाप के जूते। ये बुक है इनकी एक। गुलाब चंद नागौरी, इनकी किताबों के नाम तो मुझे बड़े जोरदार लगते हैं। एक किताब का नाम है फाट का जंजाल तो उनका था, सगाई जंजाल, सगाई जंजाल। एक बुक का नाम है मारवाड़ी मौसर। मौसर मुझे लगता है आप समझते होंगे, मौसर का मतलब होता है मृत्यु भोज, तो मारवाड़ी मौसर या मृत्यु भोज के बारे में इतनी। चलो मैं थोड़ी सी और बताता हूं आपको, मैं थोड़े नाम और इसने नहीं लिखे गए होंगे पीपीटी में, अपने बात कर लेते हैं, कोई नहीं। मुझे थोड़ी और याद आती है बुक, आपको थोड़े याद करने में तकलीफ तो आएगी, पर क्या इलाज है, करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। मुरारी दान जी सूर्यमल मिशन के बेटे थे। एक तो सूर्यमल मिशन बड़े थोड़े सन की टाइप के बंदे थे, उन्होंने वंश भास्कर बीच में लिखना छोड़ दिया था, तो इन्होंने वंश भास्कर को पूर्ण किया था। वंश भास्कर को शुरू भले ही सूर्यमल जी ने किया था, पर पूरा उनके बेटे करते हैं, पूर्ण किया था। फिर एक ऐसे नाम से एक बुक और लिखी थी, वंश समुच्चय। एक डिंगल का कोष लिखा था, तो डिंगल कोष। डिंगल कोष नाम से तो याद रहे। मुरारी दान जी सूर्यमल मिशन के बेटे हैं, वंश भास्कर को पूरा किया था, दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड सन थे, उनके गोद लिए हुए बेटे थे। वंश समुच्चय लिखी थी और डिंगल कोष लिखा था। अच्छा, मुरारी दान जी की तो हो गई आपके। मुझे कोष जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे सीताराम जी लालच याद आते हैं, जिन्होंने लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा मारा था, जब लोग अक्सर कहा करते थे कि राजस्थानी भाषा में तो ग्रामर नहीं है, तो उन्होंने पूरी राजस्थानी शब्दकोश लिखा था, खूब सारी चीजें बताई थी उस शब्दकोश के अंदर। और उनका ये पढ़ो रे कितने क्या शब्द है जिनका तुम्हारी हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। खाली ऊंट के 400 पर्यायवाची बताए थे इस राजस्थानी शब्दकोश के अंदर, कि ऊंट हर अलग अलग उम्र का होता है, तब हम अलग अलग नाम लेते हैं। दुनिया की किसी भाषा के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो सीताराम जी लालच वाला याद रखना। एक और नाम याद करना चाहूं, चंद्र प्रकाश देवल, जिनकी पुस्तक किसी एग्जाम में पूछी गई थी। नाम बड़े अच्छे नाम, पागी, ये पूछी थी, पागी पूछी थी किसी एग्जाम। एक बुक का नाम कावड़ है, पागी जो पहले पैरों के निशान देखा करते थे। एक बुक का नाम मार्ग है। तो पागी है, कावड़ है, मार्ग है, किसकी बुक है? तो चंद्र प्रकाश देवल है, उनकी बुक है। और पढ़ लेते हैं एक दो, कुछ दिमाग में आ रही है तो। एक राइटर है तेज सिंह जोधा, बुक का नाम बड़ा जोरदार है, कठई की होगी है, हुआ क्या ये भगवान जाने, कठई की वेग्यो है। और याद आते हैं मुझे एक अर्जुन दान जी चारण, अर्जुन दान जी चारण जिन्होंने बुक लिखी थी रिंदरोई। रिंदरोई नाम की। रिंदरोई क्या होती है? रिंदरोई मतलब सुनसान जंगल, जहां पर कुछ भी नहीं होता, उसको रिंदरोई बोलते हैं। हरीश बाधानी याद किए जाने चाहिए। जब हरीश बाधानी लिखते हैं बोला सरनाटो, एक और ज्यादा अच्छा नाम बांथा में भूगोल। भूगोल को तो बांथों में ही डाल लोगे। पर मैं चाहूंगा कि इनकी दो बुक, बोला सरनाटो और बांथा में भूगोल, कोई पूछे नहीं पूछे, इनकी पत्रिका को जरूर पूछेगा। बीकानेर से एक राजस्थानी भाषा की बहुत अच्छी मैगजीन निकालते हैं, वातायन, राजस्थान के साहित्य पर वातायन नाम की बहुत अच्छी मैगजीन है। बाकी दो बुक है, बोला सरनाटो और बांथा में भूगोल।
याद आने को और खूब याद आ रही है। पारस अरोड़ा की जुड़ाव है, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव है, तो कई किताबें और याद आ जाती है दूसरी, पर मुझे लगता है इतनी खूब है। और कोई महत्वपूर्ण नाम इनमें से यदि छूट गया हो तो आप याद दिलाने की कोशिश कीजिए कि सर वो एक छूट गया था, मैं पीडीएफ के अंदर जोड़ दूंगा, आप वहां पे लिख देना। बाकी अब इनका कोई अंत है नहीं। जहां तक संभावना है इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अब इनमें से भी बाहर से आएगा तो भी ऑप्शन देख के आप कर लोगे, और फिर भी नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ऐसी बुक पूछ लेंगे जो अपने किसी को नहीं आती है, तो फिर उसका तो मातम मनाने का कोई मतलब भी नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता। एक बात आपसे यह भी करनी थी कि मेरी तरफ से ये राजस्थान की कल्चर की लास्ट क्लास है। जितने टॉपिक मैं यहां ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाता हूं वो यही टॉपिक है। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा टॉपिक नहीं है, चीजें हैं इनके अलावा थोड़ी बहुत, पर वो पढ़ाई जाने लायक नहीं है। जैसे कहने को आप ये कह सकते हो कि सर आपने मंदिर नहीं पढ़ा है। मुझे लगता है यार मैंने देवी देवता त्योहार मेले जब पढ़ाए थे तो उस दौरान कई मंदिरों की बात की थी। जब इतिहास पढ़ रहे थे तब कई मंदिरों की बात की थी, और उसके बावजूद कई मंदिर और बचते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर ये करता हूं कि बच्चों को लास्ट में नोट्स ही दे देता हूं और कहता हूं कि आप इनसे पढ़ लेना। खूब सारे मंदिर हैं, अब मैं एक एक पढ़ाने बैठूंगा तो अंत है नहीं इन चीजों का। थोड़ी चीजें आपको खुद को पढ़ लेनी चाहिए, बच्चे सहर्ष उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। मंदिर मस्जिद मकबरे टाइप की ऐसी चीजें। आपको ये कह सकते हैं कि सर आपने हमें आभूषण नहीं पढ़ाए, वेशभूषा नहीं पढ़ाई, वाद्य यंत्र नहीं पढ़ाए। इस पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सिलेबस उठाकर देखें और पाएंगे कि वहां पर ना आभूषण है, ना वेशभूषा है, ना वाद्य यंत्र है। ऐसा अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है राजस्थान की संस्कृति, विरासत और परंपरा। सर उसमें क्या पढ़ना है? मैं कहूंगा कि अब तक जितना कुछ पढ़ा है वो राजस्थान की संस्कृति, विरासत और परंपरा है। हाँ, थोड़ी कोई ऐसी बातें जरूर हो सकती है कि हमारा जब गृह प्रवेश होता है तो हम उसको न्यांगड़ बोलते हैं, बारात का स्वागत करते हैं उसको सामेड़ा बोलते हैं, पड़ला क्या होता है, बरी क्या होती है, ऐसे नाम जरूर हो सकते हैं, 10-15 नाम जरूर हैं ऐसे। इनमें भी कई सारी चीजें आप सोशियोलॉजी जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पढ़ लेते हैं। आप में से कोई ये भी कह सकता है कि सर आपने मंदिर निर्माण की शैलियां नहीं पढ़ाई। नरेंद्र सर जब उधर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वो उसके अंदर मंदिर निर्माण की शैलियां बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। मेरे से ज्यादा अच्छी हिस्ट्री जानते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है ये मैं उनके लिए छोड़ दूं तो ठीक रहे, वरना मैं अन्याय करूंगा, वो न्याय करेंगे इस विषय के साथ में। 15-20 मिनट की क्लास है, वो उधर ले लेंगे, तब तक के लिए आप धीरज रख सकते हो, पढ़ लेना। कल वाला लाइव मैं लूंगा, शाम को आऊंगा मैं उस लाइव के अंदर। और भी यदि आपके दिमाग में कुछ आता हो कि नहीं सर ये भी आपके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, तो आज्ञा सिरोधार्य है, आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। बाकी मेरी तरफ से जितना कुछ हो सकता था, मैं यदि गर्व के साथ कहूं तो मुझे लगता है 100 नहीं 200% करवा दिया। कि मैंने इतनी इतिहास और कल्चर कभी किसी क्लास के अंदर नहीं पढ़ाई थी यार, जितनी आपको पढ़ा दी है मैंने। आजकल मेरे साथ आपने गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। आपको पढ़ाने के चक्कर में, ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में, कि मुझे शुरू शुरू में लगा कि यार क्या पता ये लोग संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, मेरी आंखों के सामने नहीं बैठे हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाया आपको, और था भी कि मैं शुरू में भी एक पॉइंट कम बताता, आपका किसी का था, सर ये तो बताया ही नहीं, सर वो तो बताया ही नहीं। सामने स्टूडेंट बैठा होता, उसको समझाना थोड़ा सरल होता है। अब तो चूंकि आपके साथ भी मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, अच्छा बेच है आपका खूब, तो वो चीजें आपके साथ भी आ गई। मैं आपको अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि ये मैं पढ़ाऊंगा, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा, तुम देखना इसको। आप भी हंसी खुशी इसको स्वीकार करते हैं। शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाया।
पर अब मैं ऑफलाइन वालों को भी उतना पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है यार कोई बच्चा ये ना कर दे कि ऑनलाइन वालों को ज्यादा पढ़ाया था, या आप में से कोई शिकायत ना कर दे कि यार देख हमारे वाले नोट्स में तो ये भी लिखा हुआ तेरे को ये नहीं पढ़ा है। हालांकि आप शिकायत मत करना, अभी तक भी मैं उतना उनको नहीं लिखवा पा रहा हूँ जितना आपको इधर लिखवाया था या आपको पीडीएफ के अंदर दिया गया था। अभी मैं खूब सारी चीजें खा जाता हूँ उसके अंदर। मुझे लगता है यार मुख्य मुख्य लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट लिखवा देंगे और बच्चों को समझा देता हूँ बाकी ये चीजें पढ़ने की नहीं, ये चीजें समझने की नहीं, ये यूं ही हो जाएगा आपसे, बच्चे राजी भी रहते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कल वाली लाइव के अंदर। बाकी मेरी तरफ से अजूमना है, इतिश्री है, ये सब्जेक्ट पढ़ने लायक जो चीजें हैं, पढ़ने लायक जिनको कहते हैं वो इतना ही। यूं पढ़ने को ये रबर है, कितना ही खींचा जा सकता है, प्रत्यास्थता का गुण रखता है, टूटेगा भी नहीं अपने आप के अंदर। थैंक यू।